जरा सोचिए, क्या होता है जब पूरी दुनिया ही पागल हो जाए, जब नक्शों पर खींच दी गई कुछ लकीरें इंसानों की पहचान को, उनके वजूद को मिटाने लगें। आज हम सआदत हसन मंटो की मशहूर कहानी टोबा टेक सिंह में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये कहानी सिर्फ बंटवारे की नहीं है, ये कहानी है अपनी पहचान, अपनी जमीन से उखड़ जाने के दर्द की। ये सुनने में तो बिल्कुल बेमतलब से लगते हैं ना, पर यकीन मानिए, यही शब्द, यही उलझे हुए लफ्ज इस पूरी कहानी का दिल हैं। और इन्हीं में बंटवारे की वो भयानक त्रासदी छुपी है, जिसे समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। भारत के बंटवारे को कुछ ही साल हुए थे जब कुछ समझदार लोगों ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जो इंसानियत की सारी हदों के पार था। ये एक ऐसा फैसला था जो कागज पे तो शायद बड़ा तर्कसंगत लगता हो, लेकिन असलियत में ये सरासर पागलपन था। और फैसला क्या था? फैसला ये था कि अब पागलखानों में बंद मरीजों की भी अदला बदली की जाएगी। जितने भी मुस्लिम पागल हैं उन्हें हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेजा जाएगा, और जितने भी हिंदू और सिख हैं उन्हें पाकिस्तान से हिंदुस्तान। जरा सोचिए, जिन लोगों के लिए मजहब या मुल्क का कोई मतलब ही नहीं था, उन्हें अब इन्हीं पहचानों के आधार पर उनकी जड़ों से उखाड़ा जा रहा था। और हाँ, ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, इसके लिए बाकायदा बैठकें हुई, बड़े बड़े अफसरों ने दस्तखत किए। मतलब इंसानी जिंदगियों को यहां से वहां करने का ये फैसला कितनी ठंडी और ब्यूरोक्रेटिक सोच के साथ लिया गया, ये बात ही अपने आप में हैरान कर देने वाली है। तो अब चलिए लाहौर के उस पागलखाने के अंदर चलते हैं, जहां बाहर की दुनिया का पागलपन अब अंदर की दुनिया पर कहर ढाने वाला था। और यहीं पर वो सवाल उठता है कि आखिर असली पागल था कौन? अंदर जो मरीज थे उनके लिए तो ये सब एक पहेली जैसा था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये क्या चीजें हैं? उनकी दुनिया तो उस पागलखाने की चारदीवारी तक ही थी। ये नई सरहदें, ये नए मुल्क, ये सब उनकी समझ से कोसों दूर थे। मैं ना हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं ना पाकिस्तान में, मैं तो इस पेड़ पर रहूंगा। एक मरीज का ये जवाब, ये पूरी सियासत पर एक जोरदार तमाचा है। ये बताता है कि जमीन से जो जुड़ाव होता है वो किसी भी कागजी पहचान से कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा असली होता है। और बात यही नहीं रुकी, बाहर की दुनिया का जहर अब अंदर भी फैलने लगा था। एक मुस्लिम मरीज ने खुद को कायदे आजम कहना शुरू कर दिया, और बस पागलखाने के अंदर भी हिंदू मुस्लिम का तनाव पैदा हो गया। बाहर की नफरत अब इन दीवारों के अंदर भी कैद हो चुकी थी। और इसी सारे हंगामे, इसी उथल पुथल के बीच हमारी मुलाकात होती है कहानी के सबसे अहम किरदार से, बिशन सिंह। एक ऐसा आदमी जिसकी अपने घर को ढूंढने की जिद बंटवारे में उजड़े लाखों लोगों के दर्द की आवाज बन जाती है। ये हैं बिशन सिंह, और इनकी हालत देखिए। पिछले 15 सालों से एक पल के लिए भी ना लेटे हैं, ना बैठे हैं, बस अपनी सूजी हुई टांगों पर हमेशा खड़े रहते हैं। उनका ये खड़ा रहना सिर्फ एक आदत नहीं थी, ये एक तरह का मौन विरोध था, एक खामोश इंतजार। तो ये बिशन सिंह हैं कौन? असल में वो खुद एक पहेली हैं। नाम तो बिशन सिंह था, पर सब उन्हें बुलाते थे टोबा टेक सिंह, उनके गांव के नाम से। कभी वो एक अमीर जमींदार हुआ करते थे, लेकिन जब से ये बंटवारे की मुसीबतें शुरू हुईं, उनके परिवार ने भी आना जाना छोड़ दिया। अब उनके पास सिर्फ एक ही चीज बची थी, एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो वो हर आने जाने वाले से पूछते थे। और वो सवाल था, टोबा टेक सिंह कहाँ है? देखिए, ये सिर्फ एक जगह का पता पूछना नहीं था, ये सवाल था अपनी पहचान के बारे में, अपनी जड़ों के बारे में, अपने वजूद के बारे में। ये उस जमीन के लिए एक पुकार थी जिससे उन्हें जबरदस्ती जुदा किया जा रहा था। हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, बस यही दो ऑप्शन थे। एक ऐसा सवाल जिसने लाखों जिंदगियों को बीच से चीर कर रख दिया था। एक ऐसी पसंद जो उन्हें जबरदस्ती दी गई और जिसका उनकी अपनी दुनिया में कोई मतलब नहीं था। और फिर वो दिन आ ही जाता है, वो दिन जब कागजों पर लिया गया फैसला जमीन की हकीकत बनने वाला था। वाघा बॉर्डर पर दो मुल्कों के बीच खींची गई एक लकीर तक का सफर अब शुरू होने वाला था। एक बेहद सर्द शाम थी, और जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। घबराए हुए, उलझन में पड़े लोगों को बसों में ऐसे भरा जा रहा था जैसे वो कोई जानवर हों। चारों तरफ चीख पुकार मची थी, और उस शोर में इंसानियत कहीं गुम हो गई थी।
इसी सारे शोर शराबे और हंगामे के बीच बिशन सिंह को एक अफसर के सामने लाया जाता है। उनका नाम रजिस्टर में लिखा जाता है और बिशन सिंह अपनी कांपती हुई आवाज में वही सवाल दोहराते हैं जो 15 साल से उनकी जुबान पर था। टोबा टेक सिंह कहाँ है? और वो अफसर वो हंसता है और हंसकर बस एक शब्द कहता है, पाकिस्तान। बस एक शब्द। और ये एक शब्द बिशन सिंह के लिए किसी मौत की सजा से कम नहीं था। ये वो जवाब था जो एक झटके में उनकी पूरी दुनिया, उनकी पूरी पहचान उनसे छीन रहा था। बस वो एक शब्द सुनते ही बिशन सिंह वहीं जम गए। उन्होंने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। वो अपनी सूजी हुई टांगों पर उस नो मैन्स लैंड में, दो मुल्कों के बीच की उस बेनाम जमीन पर एक पहाड़ की तरह खड़े हो गए। ये उनका आखिरी और सबसे ताकतवर विरोध था। और यहीं से कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। बिशन सिंह की आखिरी मंजिल और उनकी आखिरी आरामगाह। मंटो ने क्या खूब लिखा है। उधर कंटीले तारों के पीछे हिंदुस्तान था और इधर कंटीले तारों के पीछे पाकिस्तान। दो नए मुल्क जिनकी पहचान ही बस उन्हें अलग करने वाले इन कंटीले तारों से थी। और इन दोनों के बीच में जमीन का वो टुकड़ा जिसका कोई नाम नहीं था, उस पर पड़ा था टोबा टेक सिंह। कहानी की ये आखिरी लाइन बंटवारे की पूरी त्रासदी को अपने अंदर समेट लेती है। तो आखिर में टोबा टेक सिंह क्या था? एक आदमी, एक जगह, या फिर एक बेनाम जमीन पर पड़ा हुआ एक शरीर जो खुद ही अपना खोया हुआ घर बन गया था? तो मंटो की ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इस दुनिया में जो नक्शों पर खींची लकीरों से बटी हुई है, असली पागल कौन है? वो जो ये लकीरें खींचते हैं, या फिर बिशन सिंह जैसे लोग जो इन लकीरों को मानने से ही इनकार कर देते हैं? सोचेगा जरूर।